शाही मर गया। आप ऐसे कितने शाही के मरने का इंतजार कर रहे हो? हाँ, ये स्कूल की तरफ से उसको याद करने के लिए ग्रीटिंग दिया था कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं, वो हम सबके दिलों में है। हम ये सोच के जी रहे हैं कि वो पढ़ाई करने के लिए बाहर गया हुआ स्कूल से, उसकी यादों में ही जी रहे हैं। छतरपुर की ये वो गलियां हैं जहां बाहर इतना शोर है, रास्ते चल रहे हैं, वहीं पे एक घर ऐसा है जहां पे शांति छा गई है, जिनका एक चिराग बुझ गया है। साईं कुमार, उनका बेटा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, एक बदमाश की वजह से उनके घर का चिराग चला गया। आज हम साईं कुमार के घर आए हैं और ये उनका घर है। 17 साल का बच्चा जिसने ना कोई गलती की, ना किसी से दुश्मनी, लेकिन वो इस दुनिया से चला गया। आइए चलते हैं हम उनके घर के अंदर, आपको दिखाते हैं तस्वीरें। ये वो घर है जहाँ साईं कुमार रहते थे, उनके पेरेंट्स के साथ। उनके घर में साईं कुमार, उनके पापा, उनकी मम्मी, तीनों लोग रहते थे। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला ये बच्चा हंसता खेलता अपने परिवार के साथ रहता, लेकिन एक दिन अचानक ऐसी घटना हुई जिसने इस घर का चिराग बुझा दिया। आइए हम चलते हैं अंदर, उनके मम्मी पापा से भी बात करेंगे। तस्वीरें हैं इनके घर की। होनहार बच्चा जिसको इतने सारे मेडल्स मिले, ये ट्रॉफी ओलंपियाड में 2017-18 में हैंडराइटिंग में जीती थी। और ये उनकी कुछ तस्वीरें। ये उनका ब्लू वेल्स स्कूल का आईडी कार्ड। ये क्यूब जिससे वो खेला करते थे। इनकी माँ का ये कहना है कि 5 मिनट भी नहीं लगती थी और इसको वो बना दो। ये स्कूल ड्रेस है। सुन सकती हूँ मैं यहाँ पे बैठ के। मैं पहले, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, कैसा था वो दिन जब आखिरी बार यहाँ पे साईं कुमार थे? क्या उस दिन हुआ? क्या दिनचर्या रही? क्या था? आप कहाँ थे उस वक्त? मैम, वो तो हमेशा हमारे साथ ही रहता था। वो तो छुट्टी बिताने के लिए अपनी दादी के पास गया था, तो वो हमेशा ही खुश रहता था। कोई भी चीज़ हो, खाने पीने से लेकर अपना, अगर कुछ भी खाना हो तो खुद कहेगा कि ये चीज़ ला के दे दो, मैं खुद बना के आपको भी खिलाऊंगा। वो तो बच्चा ऐसा था। और कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ को मना नहीं करेगा। आप कोई भी काम बोल दो, छोटे से बड़े तक का। उसको कुकिंग का बहुत शौक था और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था कि उसने किसी चीज़ में भी, मतलब हमें निराशा नहीं था। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हमारा बेटा चल रहा था, 12th क्लास थी। और हमें तो खुद शौक में है कि क्या हुआ ये, कि हम बेटे को अपने बोला कि बेटा कल आ जाओ। कह रहा ठीक है पापा, मैं बस कल आ जाऊंगा। वो उस दिन के बाद मेरे को ना यहाँ नहीं, सीधा हॉस्पिटल में मिला। हॉस्पिटल में 1 हफ्ते हमने कैसे बिताए, मुझे खुद नहीं होश था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे को हम विश्वास ही नहीं कि आज तक हमने किसी का गलत नहीं करा, किसी से गलत नहीं बोला, और मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों। इतना प्यारा बच्चा था। आप किसी से भी पूछेंगे ना, पूरी कॉलोनी से लेकर स्कूल तक का, कि उसको कोई एक जना भी गलत नहीं कह सकता। हमें जब से पता चला कि ऐसा हुआ और हम इसको यहाँ लेके आए, हम तो पूरी तरीके से, हमें कह ही नहीं सकते कि हमें कुछ शब्द ही नहीं है कि हम क्या हो गया, कैसे क्या हम करें। मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने, जितने भी रिश्तेदारों ने, सारे मिलके ही वो सब जो
करा जाता है अंतिम का, उन्होंने ही करा है। मुझे तो बिल्कुल होश नहीं है कि अपने बच्चे के बारे में या घर के बस देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस अब जाके मुझे अभी भी लग रहा है कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ, किसने करा। पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं जान सकता, एक माँ से अच्छा कोई नहीं जान सकता। आपकी बात कब हुई थी उनसे आखिरी बार? मेरी बात क्या बात हुई थी? मेरी ये बात हुई थी, मैंने उसको संडे को फ़ोन करा था। मैंने बोला बेटा अब आ जाओ, 2 दिन हो गए, आपने 2 दिन के लिए बोला था। तो उसने बोला मम्मी मैं उसको मंगलवार को बुला रही थी, पर उसने मंगलवार को मना करके बोला मम्मी मैं बुधवार को सुबह ही आपको गेट के आगे ही मिलूंगा, आप चिंता मत करो, 1 दिन मेरे को दे दो मम्मी, मैं आ जाऊंगा। हमें अगर पता होता है ऐसा कुछ होने वाला है तो हम अपने बच्चे को उसी दिन ले आते जाके, पर हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है। हमारे घर में अंधेरा छा जाएगा और हमारे जीवन की रोशनी खत्म हो जाएगी। बस अब हम उसी के सहारे जी रहे हैं और यही हम, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा है। न जीने हम तो ना जी रहे हैं और ना ही मर रहे हैं। किसने कॉल किया? वहाँ पे साईं जाट चाप वाले के पास गया था अपने फ्रेंड लोगों से मिलने के लिए। वहाँ जाते हैं, वहाँ पे ये अपना खाना ही खा रहे थे, ऑर्डर करते हैं और उस बीच 3 लड़के आते हैं मनचले, जो लड़की से बदतमीजी करने लगते हैं। बदतमीजी करने के बाद मेरे बेटे ने विरोध करा कि आप ऐसे मत बोलिए, वो लड़की है, आप ऐसे मत कहिए, आपकी भी माँ बहन होंगी। उन्होंने बस उन्हें साईं के साथ बदतमीजी करी, ये करी। उसने बोला कोई नहीं भाई, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है भाई हम लोग जा रहे हैं। बस वो लोग अपना खाना खाने लगे, सोच रहे हम जल्दी निकल रहे। मेरे बेटे ने लड़की से बोला कि जल्दी खाओ, हम निकलते हैं यहाँ से। बस इतनी ही देर में वो आपस में तीनों बात करते हैं। बात करने के बाद तीनों में से एक लड़का जाता है पीछे, वो पीछे से गन लोड करके लाके और मेरे बेटे के यहाँ पे रख के 2 राउंड फायरिंग कर देता है। अगर शायद एक गोली लगती तो वो बच भी सकता था, बाकी उन्होंने नशे में 2-3 गोली मेरे बेटे को मारी। फिर उसके बाद एक गोली लड़की की तरफ भी फायरिंग करी, वो चली नहीं गोली। वो उसकी किस्मत अच्छी थी, मेरे बेटे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद फिर बच्चे उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ मूलचंद हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में उनसे ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, तो हमने कहा ठीक है ऑपरेशन कर दीजिए, जो भी पैसा लगेगा हम दे देंगे, तो हमारा बेटा तो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हम गारंटी नहीं लेते, कि मुश्किल है, बाकी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हमने कहा नहीं, जब आप हमारे बेटे को ठीक ही नहीं कर पाओगे तो आप ऑपरेशन कैसे करोगे। फिर हमने अपने सारे रिलेटिव से, सब लोगों से बात करी कि सबसे बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है। उन्होंने सबसे बेस्ट एम्स ट्रॉमा बताया कि सबसे बेस्ट यही हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट। वहाँ पे भी ले जाते हैं। वहाँ पे जो ट्रॉमा हॉस्पिटल का सबसे वो है कि आप किसी का इमरजेंसी केस है और आप 1-1 डेढ़ घंटा पेशेंट को बाहर रुकवा रहे हैं, कि अगर उस बीच में मेरे बेटे का ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता तो काश या शायद मेरा बेटा ठीक हो सकता था। उन्होंने जो हमारा टाइम खराब करा, ये सब खराब करा है। 2 दिन के बाद डॉक्टर ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि मेरा बेटा नहीं रहा। नहीं। जून में हुई थी ये घटना और अब अगस्त चल रहा है। इस दौरान क्या कुछ हुआ आपके केस से रिलेटेड? पुलिस की तरफ से क्या हुआ? हमारे केस में तो 2 दिन पुलिस वालों ने हमारे केस की छानबीन करी। बाकी पुलिस वालों से 2 दिन में उनसे कोई सबूत नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। फिर हमारा केस 2 दिन के बाद क्राइम ब्रांच में जाता है। क्राइम ब्रांच में जाते ही वो तीनों आरोपियों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। प्लस उन्होंने जितने भी सबूत थे, सीसी कैमरे थे, सब कुछ उन्होंने अपने हैंड ओवर ले लिया, कि जो जो इन्होंने, और इनके पहले से भी जितने रिकॉर्ड थे कि इन्होंने जो भी क्राइम कर रखे थे, सब इन्होंने अपने रिकॉर्ड में रख लिए हैं। तो कुल मिला के इन्होंने सब कुछ पकड़ के अपना ये कर लिया है। और 2 महीने हो गए, हम बस चार्जशीट के वेट कर रहे हैं कि चार्जशीट हमारी जैसे वो कंप्लीट करके देते हैं, फिर हमारा केस का आगे का कार्रवाई होती है। इस दौरान आपने धरना प्रदर्शन भी किया था, उसमें क्या निकला? मैम, धरना प्रदर्शन हमारा करने का मतलब ये था कि हम लोग ये जो जिन लड़कों ने क्राइम करा था उनके नाम नहीं सोशल मीडिया पे बताए जा रहे थे, या उनके नाम शो नहीं हो रहे थे, वो दबाए जा रहा था ये सब केस को। तो इसीलिए हमारा धरना प्रदर्शन ये था कि हमारे बेटे को न्याय मिले जल्दी, और इनको आरोपियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर हो। आप उनकी पहचान, उनके नाम बताइए, कौन थे वो? उनमें से एक तो जय कुमार है, एक यश विधुड़ी है,
और एक जिसको CCL बोलते हैं, जिसका नाम माइनर बोल के कि उसका नाम नहीं ले सकते। अगर मैंने उनके बारे में पोस्ट भी डाली थी तो मेरे को कोर्ट की तरफ से आता है कि आप इसका नाम नहीं ले सकते, इसकी फोटो नहीं डाल सकते। और जबकि वो हर 6 महीने में लोगों को गोली भी मार रहा है, सब कुछ कर सकता है, मेरे बेटे को भी गोली मार सकता है। सरकार उस चीज के लिए, गवर्नमेंट, सरकार या कोर्ट, उनको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी को गोली मारते, बाकी हम उसका नाम तक का नहीं ले सकते, हम उसकी फोटो तक का नहीं डाल सकते। ये हमारा गवर्नमेंट, सरकार का रूल है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल कनेक्शन भी इसमें है। रामवीर बिदुड़ी का भी नाम आ रहा है, और इसमें आम आदमी पार्टी की भी एक है जो यश बिदुड़ी की मामी लगती हैं, वो भी आम आदमी पार्टी की, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी उनके वहां से जो यश मिला है, जो यहाँ से क्राइम करने के बाद जो दुबका हुआ था, वो उन्हीं के वहीं दुबका हुआ था, छुपा हुआ था। और ये दोनों यश बिदुड़ी और जय कुमार उन्हीं के फार्म हाउस में से मिले हुए हैं, और बिदुड़ी जी का भी जो नाम है वो भी है। बताया जा रहा है, लेकिन जो विधूड़ी जी हैं उन्होंने इस चीज से साफ तौर से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानते हैं इसको। आपके पास कुछ वीडियोस थे आप जो हमें दिखा रहे थे पहले, आप वो दिखाइए थोड़ा। क्योंकि मेरे को तो खुद नहीं पता, मैं तो जानता नहीं था, लोगों ने खुद मेरे को, उनके साइड से लोग जो मुझे धमकाना चाहते हैं, या कुछ लोगों ने वीडियो ऐसे भेजे हैं कि दिखा रहे हैं, वो बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो वीडियो दिखा रहे हैं कि वो सबके साथ हैं। वीडियो में साफ तौर से ये दिखाई दे रहा है, उसके बाद विधूड़ी जी कैसे इनकार कर सकते हैं कि हम इसे नहीं जानते। चुनाव जब हुए तब वो उनके साथ दिखाई दिया, मालाएं पहनाई गई और तमाम ये सारी चीजें हुई। तो क्या वो अपने आप को यहाँ से साइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके करियर पे, उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे कोई सवाल ना उठे कि हम इसको नहीं जानते? सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, सब एक दूसरे को, किसको कौन होता है कि नहीं जानता। गांव के तो दूर दूर तक लोग जानते हैं कि किसका कौन बच्चा है, और आपके परिवार का बच्चा है, आप नहीं जानते कि कौन है वो। ये तो सोचने वाली खुद बात है। बाकी उनका तो यही जवाब है कि मैं नहीं जानता, मैंने देखा नहीं है उसे। साईं है, वो कैसे बच्चे थे, बचपन से क्या एक्टिविटीज उनकी थी, क्या करते थे, किस चीज में इंटरेस्ट था उनको? मेरा बेटा बहुत ही कम बोलता था और सबका ध्यान रखता था। वो छोटे से ही उसको हमने केयरफुल बना रखा था, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं, हमने शुरू से मेहनत करी है, और शायद हमारा बच्चा यही देखता था कि मम्मी पापा कितनी मेहनत करते हैं। तो मैं अपने सारे काम वो खुद ही करता था। घर में कुकिंग करने का उसको बहुत शौक था। वो सुबह का नाश्ता सैटरडे संडे वाले दिन वो खुद ही बनाता था, चाय हमें बना के देता था, सब कुछ करता था, सारी चीज़ें मुझसे शेयर करता था। वो स्कूल से लेकर बाहर तक मुझे सब कुछ बताता था कि मम्मी आज मैंने ऐसा करा, मम्मी मैंने आज ऐसा करा। और बहुत ही केयरफुल बेटा था मेरा, और वो मैं सपना बनकर रह गई। हम तो यही सोचते रहते हैं, बाकी हमारा बेटा बहुत केयरफुल था, सारे काम वो खुद करता था, अंदर घर से लेकर बाहर तक। क्या उन्हें परेशानी है, उन्हें किसी हो रही है स्कूल में, घर में, दोस्तों में, कहीं भी? नहीं, ऐसा कभी उसने कुछ भी नहीं बोला। उसका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा है, सारे बच्चे मेरे से हमेशा बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, बोलते हैं कि आप साईं की चिंता मत करो, साईं में हमको देखो आप। कभी उसने किसी की शिकायत नहीं करी, हम ही उसको डांटते थे। बाकी उसने ऐसा कोई भी वो शिकायत वाला बच्चा ही नहीं था। एक बच्चा जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए लड़ाई जो पेरेंट्स लड़ रही हैं उनका साथ दिया जा सकता है, उनकी आवाज उठाई जा सकती है, न्याय दिलाया जा सकता है, जो कि अभी तक नहीं दिलाया गया है। आप यहाँ के विधायक से मिलने गए थे, वहाँ क्या हुआ? विधायक का क्या रोल है इसमें? क्या वो कोई हेल्प करने तैयार है? क्या वो बातचीत कर रहे हैं? विधायक जी, जब हमारे बेटे को, हमने धरना प्रदर्शन पे जब हम लोग बैठे थे, हम लोग सब लोग, तब विधायक जी उस दिन थे नहीं, तो उनकी तरफ से कोई दूसरे भाई साहब आए थे,
तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप हम विधायक जी आएंगे, आपसे बात करेंगे। तो अगले दिन विधायक जी आए थे, वो कह के गए थे कि आपकी जो जो मांगे थी हम पूरी करवाएंगे। तो उसके बाद से विधायक जी तो हमें मिले ही नहीं। फिर हम कैसे न कैसे करके विधायक जी से मिलने का कांटेक्ट कर रहे थे, वो नंबर भी अपना दे के गए थे, हम फोन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे से बात नहीं हो पा रही थी। तो फिर कल जाके फिर हमने किसी और से फोन करवा के हमने कहा हमें मिलना है आपसे, आप हमारे यहाँ के एमएलए हो, विधायक हो, और आप हमारी नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। पूरे आप सब जगह देखेंगे कि यहाँ दिल्ली में जितने भी केस हो रहे हैं, सबके विधायक घर जा जाके खुद वो कर रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, किसी तरीके की भी हो, पुलिस से लेकर सब कुछ हम आपकी वो करेंगे। बाकी हमारे विधायक जी के पास हम गए, हमने कहा आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा आप बताओ मैं क्या करूं आपके लिए। तो मैंने कहा जो भी हमारे बेटे के लिए हो सकता है या इस केस के लिए जो हो सकता है आप हमारे लिए करिए, क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत इतनी खराब है कि इनका भी बुरा हाल है। मैं मम्मी को भी परसों सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती थी कि वो ही रो रो के उनका भी बुरा हाल है। मैं उनको भी हॉस्पिटल से लेके आ रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सारा दिन कहीं क्या कहते हैं हॉस्पिटल जाना है या दवाई लेने जानी है या क्या कहते हैं पुलिस के जाना है, कभी कोर्ट जाना है, मैं हर जगह दौड़ दौड़ के चार्जशीट के लिए जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। तो मेरे पास बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो सरकार हमारी कुछ मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। विधायक जी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि ठीक है आप हमें बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम जो है आपके साथ कर देंगे। बाकी उनकी तरफ से कोई वो नहीं था। वो हम एक चीज और ये सोशल मीडिया पे चल रही है और सभी जगह चल रही है कि इस केस को जो है अब एडल्टहुड की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि केस की गंभीरता को देखा गया और जिस तरीके से हरकत माइनर बच्चों ने की है उसको अब ट्रीट माइनर की तरह नहीं किया जा रहा। क्या ये बात सच है? क्या इसमें हाँ सच्चाई है? जी, हाँ जी। इस केस में जब हम धरने पे बैठे थे, जो ऑफिसर थे उन्होंने, उनका नाम याद नहीं मेरे को, मैं बता दूंगा अभी, कि उन्होंने बोला था कि हम इसको मतलब कि बालिक में देख के हम इसको करेंगे और आपका केस फास्ट ट्रैक में करेंगे। तो अभी तक ना हमारा फास्ट ट्रैक का कुछ पता है और ना इसको अभी ये सीसीएल में ही लेके केस को चल रहे हैं, इसको अभी नाबालिग में ही ले रहे हैं। और हमने इसके लिए, हमारे वकील ने भी एप्लीकेशन डाली है कि इसको मतलब उसमें बालिग में देखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसने पहले भी मर्डर कर चुका है और ये फिर इसने मर्डर करा है। और गोली बंदूक कहाँ से लेके आ रहे हैं जो ये हर 6 महीने साल भर में गोली किसी को मार रहे हैं। मलिक है, पूरा नाम नहीं लूंगा, उनका पीछे का वर्ड बता रहा हूँ। इनके पिता का नाम है मनोज मलिक है। तो इनके ही और इनके जो दादा हैं वही इनको सपोर्ट करें, कि बाप दादा इनको खुद सिखा रहे हैं कि अगर हमारा बच्चा अगर कोई चीज करे हम तो बच्चे को डांटेंगे, अगली बार निकलने नहीं देंगे। और जो छोटा मोटा कुछ काम है, और अगर ये क्राइम जैसे से गोली चला रहा है तो इसको तो हम खुद चाहेंगे कि इसको सजा पूरी मिलनी चाहिए जेल में। तो इनके बाप दादा ये जानबूझ के निकाल के लोगों को गोली मरवा रहे हैं कि वो जानबूझ के खुद चाह रहे हैं कि उनका नाम हो, बदमाशी में नाम हो उनका, कि उनका पोता बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, कि किसी के परिवार उजाड़ रहा है, कि लोगों को डराना चाहता है, अपना नाम बनाना चाह रहे हैं ये लोग। कि हम, इन्होंने खुद कई साइट बना रखी है, किसी में साउथ दिल्ली शूटर नाम से बना रखी है, कभी कुछ कर रखी है, ये वीडियो बना बना के खुद लोगों को डाल रहे हैं कि हाँ हम इतने बड़े बदमाश हैं। इंस्टाग्राम आईडी पे हमने खुद क्राइम ब्रांच को वीडियो दिए हैं ये सब। अब जैसी चीजें चल रही हैं, अब क्या लगता है कि कोर्ट की तरफ से कब हियरिंग होगी? क्या लगता है कि कब तक हो सकती है हियरिंग? आपके वकील क्या कह रहे हैं? हमारे वकील जी कह रहे हैं ये फास्ट ट्रैक तो जब कोर्ट में केस जाता है तभी होता है। अभी तो थोड़ा पुलिस की तरफ से थोड़ा सा ढीला हो रहा है, जो हमारे क्राइम ब्रांच के हेड जो देख रहे हैं उनकी तरफ से थोड़ा सा ढीला हो रहा है, क्योंकि सब कुछ सबूत इकट्ठे कर लिए हैं सब कुछ, बाकी फिर भी वो अपनी तरफ से और थोड़ी सी छानबीन कर रहे हैं कि कोई चीज रह ना जाए। तो ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया अगर वो अपनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, वो छोटी से छोटी चीजें इसमें कड़ी जोड़ी जा रही हैं। जैसे इनका आपको मैंने अभी शायद बताया था कि इनके आईडी जो भी है, इन्होंने फ्रॉड आईडी भी बच्चों की बना रखी है, कि इन्होंने 2-2 आईडी बनाई। तो छानबीन करके इनके पिताजी के ऊपर भी एफआईआर हुई है। ये सब कुछ इन्होंने खुद सारा ही ऐसा हो रखा है कि हमारी पुलिस जो क्राइम ब्रांच है वो खुद एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के इनके ऊपर वो कर रही है, कार्रवाई कर रही है। आपको क्या कानून पे भरोसा है? क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब तक? मैम मेरे को तो कानून पे ही भरोसा है, बाकी न्याय का कुछ पता नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अभी मेरे को 2 महीने हो गए दौड़ते दौड़ते, तो अभी तो मेरा कोर्ट का चालू नहीं हुआ है। तो मेरे को तो न्याय का चाहेगी सरकार, चाहेगी या कोर्ट चाहेगा, तो इनके ऊपर अगर
सख्त और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी तो जरूर हमें लगता है कि कुछ हो पाएगा। नहीं तो अगर ये ऐसे ही ढीला छोड़ देगी तो वो ऑलरेडी बहुत पैसे वाले, वैसे ही बहुत पैसे वाले रसूखदार लोग हैं ये लोग, तो ये फिर किसी ना किसी चीज में पैसा खिला के या कुछ ना करके ये केस को ठंडा करके और ये फिर जेल से निकलेंगे, फिर किसी ना किसी परिवार के साथ ऐसे ही वारदात करेंगे। और सरकार को तो लग रहा है ये, उनको तो अच्छा लग रहा है सरकार को कि हमारे तो क्राइम दिल्ली का जो बढ़ता जा रहा है तो वो अपना नाम खुद बढ़ाना चाह रही है इस क्राइम में। बीजेपी सरकार जब से आई है दिल्ली में तब से इस तरीके की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, क्या लगता है आपको? हाँ मैम, पहले तो क्राइम थोड़े कम होते थे, बाकी दिन पे दिन आप दिल्ली का क्राइम रेट देखते जाएंगे कि ये बढ़ता ही जा रहा है। रोज मैं इंस्टाग्राम पे हो या न्यूज पे हो या न्यूज़पेपर पे भी हो कि कम से कम आप देखोगे कि रोज के दिन में 2 से 3 घटनाएं हो रही हैं। अशोक विहार के उधर पे उस दिन 3 घटनाएं उस दिन हुई हैं। एक लड़का लड़की को चाकू मार दिया गया, एक लड़की के सर पे गोली मार दी गई और एक और वारदात में चाकू मार दिया गया। तो आप खुद देखिए कि आप जब सरकार इन किसी आरोपियों को सजा नहीं देगी तो खुले सबका मन और हो गया कि हमारी सरकार किसी को सजा नहीं देगी, आप खुला कुछ भी मर्डर करो, कुछ भी करो, कोई बात नहीं, सरकार में यहाँ पे 16-17 साल के बच्चे बोल के छूट भी जाएंगे। क्योंकि अशोक विहार में जो चक्कू मारी उसमें 14 से 16-17 साल के सारे बच्चे थे। उनको खुद पता है कि सरकार का क्या कानून है, क्या हो रहा है, और खुला सबको सरकार ने छूट दे रखी कि आप किसी को भी कुछ करो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये मेंटेलिटी जो है ये बच्चों में कैसे आ रही है, कैसे ये डेवलप हो रही है कि माइनर है छूट जाएंगे, या फिर ये क्राइम करने का जो थॉट आता है ये दिमाग में आता कैसे है कि इसको हम चाकू मार देंगे, गोली मार देंगे? मैम जिस तरीके का माहौल चल रहा है, आप खुद इंस्टाग्राम पे या न्यूज पे सब कुछ देख रहे हैं कि खुला सब कुछ चल रहा है, कि खुद देख रहे हैं कि रोज इतने क्राइम हो रहे हैं, जब पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे या कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहे, इनके ऊपर कुछ मतलब कार्रवाई नहीं हो पा रही, इनको कुछ नहीं कर पा रहे, खुद देख रहे हैं कि अगर अगले ने कर दिया कुछ नहीं हुआ तो मैं भी कर देता हूँ, मुझे क्या होगा 2-4 महीने, क्योंकि मैं तो 2-4 महीने में सब बाहर आ जाएंगे। क्योंकि उनको तो वहां पे पुलिस वाले तक का ड्रेस में नहीं रहते, पुलिस वाले मतलब अपने ड्रेस पहन के उनके आगे नहीं जा सकते, उनको डांट नहीं सकते, उनको मार नहीं सकते, तो बच्चे तो बिंदास से कोई हमें कुछ होगा नहीं। प्लस पुलिस की तरफ से उनको ट्रैक सूट, खाने को अंडा, बढ़िया सब कुछ रहने की फैसिलिटी की घर से बढ़िया सुविधा देती है उनको, 16-17 साल के बच्चों को। एक आखिरी सवाल आपसे, आपकी क्या मांगे हैं जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, क्या क्या चीजें आप चाहते हैं, इसकी इस पे किस तरीके से काम होना चाहिए? मैम सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इस केस में जितने भी आरोपी हैं सबका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करा जाए, क्योंकि मैंने ही खुद अपने हिसाब से चेक कर चुका हूं कि सब तीनों के ऊपर 2025 में सबके ऊपर केस हैं। आरव ने भी गोली मारी है और जय कुमार ने भी गोली, फरीदाबाद में गोली मतलब उसमें नाम था उसका, बाकी उसमें वो क्या कहते हैं गवाह बन के उसने अपने आप को बचा लिया और कुछ पैसे खिला के उसने अपना नाम हटा दिया। और यश बुदूड़ी के ऊपर भी उसके खुद बता रहे हैं कि दादाजी ने एफआईआर करा रखी है, क्योंकि वो उसने पुलिस वालों को तक का धमका रखा है। आप सोचिए जब वो पुलिस वालों को डरा धमका के रख रहे हैं तो हम लोगों की क्या वो है, आप खुद ये चीज सोचिए। दूसरी बात, मेरे बेटे का साथ जो इतना गलत हुआ वो बेचारा क्या, उसकी क्या गलती थी? तो मेरे बेटे के साथ जो हुआ है तो उसकी बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ सोच के कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जितने भी आरोपी हैं इनको तो कड़ी से कड़ी फांसी से कम नीचे सजा नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये फिर आएंगे, फिर किसी ना किसी परिवार घर के साथ ऐसी ही वारदात करेंगे। आप बता रहे थे कि स्कूल की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप वगैरह का साईं के नाम पे बताया गया है कि साईं के नाम पे स्कॉलरशिप दी जाएगी, अवार्ड दिए जाएंगे, ऐसा कुछ? स्कूल में बोला गया है कि साईं हमेशा जिंदा रहेगा हमारे दिलों में और स्कूल में, और साईं के नाम से हर साल 2 बच्चों को जो जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी स्कूल की तरफ से, वो हम लोग देने जाएंगे। ये उन स्कूल वालों ने निर्णय किया है, क्योंकि साईं बहुत अच्छा बच्चा था। हमारे बेटे के लिए बड़ा कदम हाँ, उठाया। हमारे बच्चे के लिए बड़ा कदम उठाया है स्कूल वालों ने। हम हमेशा, वो हमारे साथ हमेशा सपोर्ट में थे, पहले भी, और साईं को लेकर हर चीज से वो लोग एग्री थे। क्या आपको न्यायपालिका पे भरोसा है? क्या लगता है कि कानून आपको न्याय दिला पाएगा? कानून को न्याय दिलाना पड़ेगा,
क्योंकि हमारे बच्चे के साथ तो बहुत गलत हो गया है। इसीलिए हम चाहते हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये ऐसे मानेंगे नहीं। क्योंकि देश में आप देखो सारे बच्चे, छोटे बच्चे ही क्राइम कर रहे हैं। अगर उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो फिर ये क्राइम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। और एक आखिरी सवाल आपसे भी सेम, क्या आप मांग करते हैं कि सरकार तक आवाज तक पहुंचे, आपकी आवाज सरकार सुने, कोर्ट आपकी आवाज सुने, क्या मांग है आपकी? कोर्ट हमारी आवाज तो सुने, वो तो ठीक है, पर हमारे बच्चे के साथ इतना गलत हुआ है। हमारे बच्चे की कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं था। जिस तरीके से मेरे बेटे का बलिदान हुआ है उसी तरीके से इन लोगों को भी सजा दी जाए, क्योंकि ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और अगर सजा नहीं मिलेगी इन लोगों को तो ये क्राइम और बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए विनती है हमारी सरकार से कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी दी जाए। अगर इनको फांसी मिली तो पूरा देश डर जाएगा और किसी बच्चे के साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा जो हमारे बच्चे के साथ हुआ है। क्योंकि हमारी दुनिया तो उजड़ गई है, क्योंकि हमारा एक लौता बेटा था, वो सारी ख्वाहिशें हमारी उसी से जुड़ी हुई थी। पर हम ये चाहते हैं सरकार से, अगर अब किसी को सजा नहीं मिली तो फिर ये क्राइम बढ़ते चले जाएंगे और इसका फिर बहुत गलत वो होगा। आप विनती है मेरी कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो गया है, आगे किसी के बच्चों के साथ ना हो, बस यही मेरी विनती है। साइन को लेके क्या आप कहना चाहते हैं? इतना प्यारा था कि कभी कोई उसकी शिकायत नहीं होती थी कि हम लोग हैं। कभी हमें मिलता था रास्ते में और कोई चीज़ जा रहे हैं तो हमेशा नजरें नीचे करके नमस्ते चाचू कह के चला जाता था। शौक हमें उस दिन लगा जब एकदम से भैया का फ़ोन आया, मैं रास्ते से आ रहा था। मैंने बोला क्या बात है कि भैया ने ऐसे बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं बोला एक्सीडेंट उसका कैसे हो जाएगा, वो घर में रहता है, ज़्यादातर बाहर निकलता ही नहीं है। तो हम जब हॉस्पिटल पहुँचे तब मैंने वहाँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसे एंटर हुआ तो मुझे उनकी दादी मिली। मैं बोला क्या हुआ साईं, उनको भी बताया नहीं गया इतनी जल्दी। फिर एकदम से मैंने बॉडी देखी स्ट्रेचर से ले जाते हुए बाहर की तरफ, क्योंकि उनको वहाँ पर एम्स में रेफ़र कर रहे थे। भाभी बहुत तेज रोने लगी, भैया मतलब किस किस को संभालें। फिर हम लोग एम्स गए। एम्स में वो लोग एडमिट करने के लिए मना कर रहे थे। उन्होंने बोला कि आप पहले मूलचंद हॉस्पिटल क्यों गए थे, आपको फर्स्ट यहाँ पर लेकर आना चाहिए था। जब सपोज करो किसी को चोट लगी है, वो यही देखेगा ना कि मेरे आसपास कौन सा हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाना चाहिए उसको। तो उसके कारण देखो हम परेशान थे, तो हम लोगों ने वहाँ एडमिट किया, बट उनकी कुछ डिमांड ज़्यादा थी और एक कोई श्योरिटी भी नहीं कर रहे थे। फिर हमको ये लगा कि चलो हम एम्स लेके जाते हैं। एम्स ले गए, कम से कम मान के चलो 2 घंटे एम्बुलेंस उस गेट के बाहर खड़ी रही। हमने कई जगह फ़ोन किए, तब जाके कुछ बात बनी, तब उन लोगों ने एडमिट किया उसको। उसके बाद हम लोग हफ्ता भर वहीं बैठे रहे, दिन रात वहीं बैठे थे। कोई भी मतलब कोई पुलिस वाला हमें पूछने नहीं आया कि क्या बात हुई, क्या इंसिडेंट हुआ, कोई प्रोसेस है, कोई प्रोग्रेस है या बच्चा कैसा है, कोई कुछ नहीं। फिर एंड मोमेंट हमें बता दिएगा कि ऐसी बात है। फिर जैसे कि मैं बताता हूँ, हाँ, जैसे इंस्टाग्राम पे रील स्वाइप कर रहा था तो उसमें कुछ लड़कों ने गलत कमेंट किया था उसके ऊपर कि ऐसे ही घूम रहा होगा वो। पर हमें पता है ना हमारा बच्चा कैसा है, क्योंकि हम उसको बचपन से देखते आ रहे हैं। तो जस्ट सपोज मैंने उस पर मैसेज टाइप करके भेजा कि दिस इज़ रॉन्ग। अगर आपको पूरी जानकारी ना हो तो आप किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते हो। तब मुझे किसी बंदे ने फॉलो करके मुझे मैसेजेस भेजे और ये बताया गया कि आप ये आईडी चेक करिए, ये डिटेल्स उन्होंने मेरे को दी। उसके थ्रू फिर धीरे धीरे पता चला कि ये बंदा है, उसकी रील्स देखी। तब जाके मैंने भैया को बताया कि भैया ऐसी बात है, कोई जो मैं उसको पूरी जानकारी नहीं देता। उनको उस बंदे ने बोला कि भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, एक फेक आईडी उसने बनाई थी, बट जो डिटेल्स उसने दी वो पूरी एक्यूरेट थी, जो आगे जाके हमें बाद में पता चला। कभी हम यहाँ जा रहे हैं, चलो भैया तो चले गए, अब ये रह जाते हैं अकेले। अब ये मत बताओ, अगर अकेला इंसान अगर बैठा हुआ है तो वो सोचेगा ना, डिप्रेशन में चलता जाएगा। इस चक्कर में सोचते भाभी थोड़ा इधर उधर जाए, पर कोई मन ही नहीं लगता उनका। पूरी फैमिली में इकलौता ऐसा बच्चा था, पूरी फैमिली में। इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना उसको पढ़ाने लिखाने के लिए सब कुछ किया, हम जानते हैं। 60 प्लस डेज वो हमारे हो गए हैं। जब हमारी चार्जशीट जमा होगी उसके बाद ही हम बाकी चीज़ें देख पाएंगे कि क्या कमियां रह गई हैं उसके अंदर। हर कैमरा, मतलब रेस्टोरेंट में कैमरा कंपलसरी होता है। अब वहाँ आसपास में कोई कैमरा नहीं, सब लोगों ने या तो रिमूव कर दिया या तो किसी पॉलिटिकल पावर की वजह से वहाँ से हटवा दिएगा वो सारा कैमरा। बाद में बोला कि हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है।
क्योंकि मैं भी एक सिक्योरिटी सर्विलेंस का मेरा भी बिजनेस है, मैं भी जानता हूँ, मेरे हमारे भी कई कैफे हैं, बार्स हैं, तो मुझे पता है कि कैमरा कंपल्सरी है कि कस्टमर के साथ क्या हो रहा है। बट अब मान के चलो वहाँ 3-4 लाइन में शॉप्स हैं, किसी पे भी नहीं है। पुलिस वहाँ पहुंची बट कोई चेकिंग नहीं हुई, उन्होंने तो कोऑपरेट ही नहीं किया, उन्होंने बस गए, एक साइट विजिट प्लान उन्होंने बना दिया कि हाँ उन्होंने चेक किया क्या, वो तो बाद में हम बता रहे कि वो सीसीटीवी फुटेज देखो, ये पर्सन देखो ये वहाँ पर है। जब इतना प्रेशर करने के बाद उन्होंने ये डिटेल आगे, क्योंकि पुलिस वाले तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे, वो तो हमारे भैया वगैरह हैं, मेरे भूपेंद्र भैया वगैरह, हम लोगों ने मिलकर आगे प्रेशराइज किया, तब जाके केस को जाके सीबीआई में गया। साईं कुमार के दादाजी हैं। जब आपके पास फोन आया, मुझे बताया गया कि सबसे पहले फोन आपके पास ही आया था, क्या हुआ था उस टाइम? 5:30 बजे यहाँ से निकलता है, बोलता मैं वहाँ हमारा कोई जा रहा हूँ, दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। और यहाँ से घर से 5:30 बजे निकलता है, फिर वो बोलता दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, और वहाँ जाता है। फिर कहना ये 7:30 बजे करीब कॉल आ जाती है वहाँ से, इस साईं के जो साथ में थे कहना वो दोस्त ने फ़ोन किया कहना कि साईं को चोट लग गई है। तो हम लोग जो पहुँचे वहाँ तो पता लगा कहना कि गोली लगी हुई कहना, और हम सिंध भर्ती कराया था, और दोस्तों से मिलने गया था। और मिलते मिलते कहना वहाँ कुछ रेस्टोरेंट बैठे, कुछ खा रहा नाश्ता कर रहे थे, खा रहे थे जो कहना मोमोज वगैरह, और इतने बदमाश आते हैं, तीन कहना बदमाश आते हैं कहना अज्ञात लोग, और वो कहना वो धमकाते हैं, और लड़की साथ में थी उसको तो उसको बदतमीजी से बात करते हैं और छेड़छाड़ करते हैं, और बच्चे विरोध करने पर कहना 2 गोलियां मार दी और धमकाया, गाली। चीजें शेयर करना, घूमना फिरना, क्या करते थे आप साथ में? नहीं मैं तो छोटे पर से मेरे पास रहा। शुक्रवार को आया सर, वो का नाम मंगलवार को बेटे ने भी फोन भी करा उसके पापा ने कि बेटा हमारे पास है, आ जाओ, उसके बाद में तुम चले जाना। तो बेटे ने बोला कि आज हम उसका का नाम दोस्तों के साथ में पापा मिल लेते हैं, और उसके बाद में हम शाम के कल सुबह हम आ जाएंगे घर पे। तो ज़्यादा करके सारी बात तो हम लोगों के पास शुरू से बचपन से हम लोगों के पास रहा था, तो ज़्यादा उस हम ही लोगों के पास रहता था वो, हम लोगों को इतना वो करता था। मैंने भी उसका का नाम बोला बेटा चले जाओ, पापा बुला रहे हैं चले जाओ। हमको मम्मी पापा बोलता था, दादी दादा नहीं बोलता था, कहते थे मम्मी हम सुबह सुबह चले जाएंगे, आज हम दोस्तों के साथ में मिल लेते हैं, हम कल सुबह चले जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, जो जो होता है, मेरे पापा से बात हो गई है, मैं सुबह सुबह चला जाऊँगा। तो हमने कहा ठीक है। हम आराम से सारे लोग बैठे हैं, हमारी छोटी बहू थी, वो बेटा था छोटा, साईं का चाचू, सब लोगों ने बैठे, हम खाना खाया, खाना खा के हम लेट गए, हम डॉक्टर के घर चले गए। छोटे बेटे ने बोला मम्मी साईं को ले लो, तो हमने साईं सो रहा था, हमने कहा साईं सो रहा है उसको सोने दो। हम चले गए, वहाँ से वापस आए, साईं हमको नीचे मिला, साईं नीचे मिला, हमसे 100 रुपया भी लिया, मैंने 100 रुपया दिया, मम्मी कुछ ने घर में खाने के लिए अपना हँसी-खुशी अपना चाचा और चाची ने सब लोगों ने मिलके खाया पिया, खुश रहे, चले गए हमारे से दो करके हमारा। और शाम के टाइम में आता 5:30 बजे हमारा बच्चा घर से निकला है। हम लोगों को इतनी हेल्प करता था, इतना हेल्प करता था कि हम ही जानते हैं कितना हेल्प करता था। हमारा बचपन हमारे बच्चे का इतना अच्छा गया, बहुत अच्छा बचपन गया। हमारा अभी 3 साल हो गए, हमने अपने बच्चों के साथ में वहाँ पे भेजा था छतरपुर में, और बचपन से हमने अपने पास रखा, मियाँ बीवी ने हमने पाला पोसा, इतना बड़ा हमने करा। और आज वो का कहना 2 महीने हो गए हमारे बेटे को मार दिया। हमारी रात दिन कैसे हमारा गुजर रहा है हम ही जानते हैं, कैसे गुजर रहा है। हमारी इतनी हालत खराब है हमारे पोते की वजह से, हम ही जानते हैं कि कितनी हालत खराब है। हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई हमारा हेल्प नहीं कर रहा है। बताओ मैं क्या करूं। बचपन से बात करते हैं, बचपन से आपके साथ रहे हैं हाँ जी, साईं? मेरे साथ रहे बचपन से रहे हाँ हैं। जी। क्या इंटरेस्ट थे उनके, क्या चीज करते थे नहीं वो खेल कूद अच्छा में, क्या करते थे? खेल कूद में बहुत अच्छा लड़का था। हम खिलाते थे उसको, फुटबॉल भी खिलाते थे और क्रिकेट भी खिलाते थे। हम लोग को साथ में लगे रहते थे, जब टाइम मिलता था सुबह शाम से खिलाते थे, कहीं पार्क में, कहीं गली में, कहीं घर के बाहर खिलाते थे कहना उसको, और बहुत अच्छा लड़का था। कभी किसी चीज को लेके जिद करी हो उन्होंने? नहीं कभी कोई जिद नहीं करी, बस खाने पीने का मेरा बेटा शौकीन था, बस हम खिलाते पिलाते थे, अच्छे से अच्छा खिलाते थे और बढ़िया भी क्या खिलाते थे। सपने थे, क्या बनना चाहते थे? सपना यही था कि बच्चों को मैं बिल्कुल से पढ़ा रहा था, प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहा था, मतलब इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा था, और यही सपना था कि मेरा बच्चा
हमारा पोता यही कहता था, मम्मी पापा हम प्रेस का काम करते हैं, कहते थे मम्मी पापा तुम प्रेस मत करो, मम्मी पापा तुम अब बुजुर्ग हो गए हो, प्रेस मत करो, हम बड़े आदमी बनेंगे, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हम उसका क्या नाम, हम तुम्हारे लिए हम बहुत कुछ सोच रखा है और हम उसका क्या नाम वो करेंगे, तुम बैठ के खाओगे, हम हमारा बड़ा घर होगा, हम अच्छी नौकरी करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। क्या करना चाहते थे वो, क्या सपना था, क्या बनना चाहते थे? अभी अभी कुछ अपने फूफा से सब बातें कर से ज्यादा करके सैर करते थे वो, सबसे ज्यादा हम बुआ फूफा से ज्यादा सैर करते थे, हम लोगों को तो उतनी नॉलेज नहीं, सब चीज अपने फूफा से कहते थे, सब चीज जो पढ़ने लिखने का था ना तो फूफा से सैर करते थे। तो यही हम लोगों का तो यही यही कहते थे, मम्मी पापा तुम परेश मत करो, हम अभी हो गए 6 महीना, अभी भी 6 महीना रह गए हमारी पढ़ाई के लिए, उसके बाद में हमारा कॉलेज हो जाएगा, कॉलेज भी हमारे पोते ने देख के आए थे, कहते थे हम बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छा सब कुछ करेंगे। हमारे पोते का बचपन बहुत अच्छा गया, कोई चीज के लिए जिद नहीं, कोई चीज के लिए हम एडवांस देते थे, हमको कोई ये नहीं, हमको लगता था कि ये हमारा पोता, हमने पैदा नहीं करा था, मगर बाकी सब हमने ऐसे करा था ना कि अपने जैसे हमने अपने बच्चों से ज्यादा उसको बढ़ के करा था। क्या लगता है क्या बदलाव होना चाहिए इसमें? मतलब ये होना चाहिए ना, इनको कड़ी से सजा देनी चाहिए ना, वो बड़े से बड़ों केस चलाना चाहिए, 25 26 16 केस चलाना चाहिए इनके ऊपर। ये नाबालिग नहीं है, ये बहुत बदतमीज हैं, ये मतलब बहुत वो मतलब जो बदमाश, बड़े बदमाश मान लो, बहुत बड़े बदमाश हैं ये। इनका दिमाग बहुत तेज है, दिमाग कम नहीं है इनका, दिमाग तो 30 साल वालों का है, 28 30 साल के बच्चे, इनका दिमाग नहीं होना यही इन पे केस चलाना चाहिए, जो बड़ों पे केस चलता है 25 26 सालों वो केस पे चलना चाहिए। बच्चे नहीं है ये तो बहुत 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 वो करना, इनका दिमाग बहुत तेज है, बच्चे नहीं है इनको, तो 26 27 जो होता है वो उनका दिमाग चल रहा है, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसका लीगल एस्पेक्ट अगर देखें तो आप इसमें वनडे से इन्वॉल्व हैं, क्या क्या अभी तक लीगली हुआ है और क्या चल रहा है अभी? मैं कहूँ तो सबसे पहला लूप होल तो अमर कॉलोनी पुलिस जो इस केस को दबा रही थी डे 1 से। एक अमर कॉलोनी पुलिस वाले का हमारे पास फोन आता है सेकंड डे, और वो मुझे बड़े प्राउडली फोन करके बोलता है, यार आज तक तो मैंने बहुत कुछ करा पर अब इसमें ना कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमने सोर्सेज लगा के इसे क्राइम ब्रांच ट्रांसफर कराया, ठीक है। वहां पे एसीपी बर्तवाल, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है, उन्होंने वेरी लेस टाइम पे इन लोगों को पकड़ा और बहुत से अच्छा सपोर्टिव चल रहा था। पर सडनली एक मूव आता है कि ये केस पीआईपी के टाइम पे फॉरवर्ड हो जाता है एसआईटी के पास। एसीपी भगवती प्रसाद, उनका भी बहुत तारीफ करूंगा, उन्होंने जिस हिसाब से इसकी पीआर बनाई है, बट कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच, कहीं ना कहीं एसआईटी, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस, इनके बीच में लूप होल्स से इनके जो अपने बंदे थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मैनेज हो रहे थे, बट वो इतने एफर्ट नहीं कर रहे थे जितने इनको करने चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसको वन मोर केस की तरह टाल दिया जा रहा था कि एक और केस हो गया दिल्ली में, इस तरीके से कि दिल्ली में आए दिन केस होते रहते हैं तो बस एक और केस हो गया चलो ठीक है? मैम देखो, इस समय दिल्ली को बदलाव की जरूरत है, दिल्ली को क्या पूरे हिंदुस्तान को बदलाव की जरूरत है, क्योंकि एक ना माइनर वर्ड, मैं आज एक बताऊं, एक माइनर वर्ड ना एक ऐसा हमारे लॉ में है और ऐसा हमारा लूप होल है जिसका फायदा दुनिया उठा रही है। जो मर जाता है उसको माइनर काउंट नहीं किया जाता, जो जिसने मारा है उसको माइनर है। उसको आप पहले दिन से बॉइल अंडे खाने को दे रहे हो, आपने बाल सुधार गृह में डाल दिया, वो आराम की जिंदगी जी रहा है, उसके पेरेंट्स मिल रहे हैं, उसको लीगल हेल्प है, सब कुछ है। जो माइनर मरा उसको क्या है, कोई ला सकता है उसे वापस? आप कहते हो कि आप बच्चे को सुधारोगे, जिस बच्चे को गन चलाना आता है, जिस बच्चे को ये पता है कि इसमें बुलेट कैसे डलती है, जिस बच्चे को ये पता है कि इससे किसी आदमी की जान जा सकती है, वो माइनर कैसे हो सकता है? अगर वो ये गलती है तो वो गलती उसने अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं करी, अपने रिश्तेदारों के साथ क्यों नहीं करी? ये जो माइनर का टैग लगा के हम बचाते हैं ना लोगों को, आप देखो माइनर क्या है आज की डेट में, जितने भी टॉप क्रिमिनल्स हैं सब माइनर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता 6 महीने में बाहर आ जाएगा, 3 महीने में बाहर आ जाएगा। ऊपर से उनके पास पॉलिटिकल पावर, आप कहो ना, मैं कहूँ चोर चोर मुसेरे भाई, कोई कहता है बीजेपी वाले का पोता है, ठीक है। यश विदुड़ी की मामी आम आदमी पार्टी की सिटिंग काउंसलर आईपीएस इंजन से है, उसका मामा गैंगस्टर रह चुका है। मतलब ये तो चारों तरफ से ये है कि भाई चलो किसी तरह इस परिवार को दबाओ और खत्म करो। आंदोलन की कुछ नहीं बोला, निर्भया केस जो हुआ वहां आंदोलन हुआ,
तो जब आंदोलन होगा तभी सरकार की नींद खुलेगी, तभी आपको लगता है कि इस चीज में कुछ हो पाएगा? मैम देखो, उसके बिना कुछ नहीं हो अब पाएगा। तक मेरा कानून पे पूरा भरोसा है, पर मैं सिर्फ एक चीज सरकार से ये कहना चाहूंगा, क्या हर चीज के लिए आंदोलन करने की जरूरत है? क्या सरकार को खुद रियलाइज नहीं होना चाहिए कि नहीं, ये टाइम है चेंज का? आप राज्यसभा लोकसभा के लिए 167 मेंबर्स की जोड़ तड़क में लगे पड़े हैं कि हम ये पास करेंगे वो पास करेंगे। क्या अब समय नहीं आ गया कि कानून चेंज किया जाए? माइनर्स के लिए आपको क्या लगता है, क्या कानून बदलना चाहिए? जो ऐसे लोग हैं, गुंडे हैं, मारपीट करते हैं, क्या चेंजेस होने मैम, चाहिए इसमें? अगर जो लड़का गोली चलाना जानता है, जो लड़का रेप करना जानता है, ठीक है, ऐसे हीनियस जो क्राइम है, उसमें कोई माइनर की लिमिट ही नहीं है। जिसे मारना पता है, जिसे ये चीज पता है कि इस चीज से दूसरी की फैमिली तबाह हो सकती है, वो माइनर कैसे हो सकता है? और एक जो बाल सुधार गृह में भेजने की जो सरकार करती है कि वहां भेज देंगे बच्चा सुधार, क्या लगता है कि क्या बच्चा सुधर सकता है ऐसी जगह? मैम, अगर सुधर रहा होता तो वो इससे पहले 6 महीने कट के आया। हम्म, उससे पहले सुधरना होता तो उसी में सुधर जाता। हम्म, कूद के पाँव पालने में दिख जाते हैं। उसने जब पहले केस में नहीं समझा तो वो अब क्या सुधरेगा? आप एक चीज देखिए ना कि हमने हमारे मतलब लॉ को इतना, मैं वो कहता हूँ कि लॉ ने कह रहा है कि माइनर के लिए जेजीबी बोर्ड है। जेजीबी बोर्ड ने अगर आपको फर्स्ट केस में माइनर ट्रीट करा है तो वो आपको सेकंड केस में अडल्ट ट्रीट कर ही नहीं सकता। वो अपने डिसीजन को रिव्यू नहीं कर सकता। उसके लिए आपको सेशन में जाना है। अगर किसी फैमिली के पास पैसा नहीं है, वो लॉयर हायर नहीं कर सकता या उसे नॉलेज नहीं है, तो ये तो 3 महीने में फिर बाहर आ गए। तो क्या उन्हें सरकारी वकील की नहीं सुविधा दी जाती है? सरकारी वकील नहीं ट्रीट करते हैं ऐसे परिवारों को? मैम, सरकारी वकील ट्रीट करते हैं फॉर द केस। आप वो आपके लिए पिटीशन डालने नहीं जाएगा क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता। 90% लोगों को नहीं पता कि आप जेजीबी 2 के डिसीजन को रिव्यू कर सकते हो सेशन में। किसी को ये नहीं पता कि 90 दिन में चार्जशीट आती है, हमें कोर्ट भी जाना होता है। कई तो फैमिली ऐसी है जो बैठी है और चुपचाप बैठी है, बस हो गया, उनके लड़के के साथ कोर्ट दे देगी। क्योंकि हमारी ना गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा कानून में वो दिखाया है, जब ऐसे केस होते हैं ना, तो अब जैसे साईं वाला केस मैं आपको बताऊं, तो साईं वर्सेस यश विदुड़ी या साईं वर्सेस जय कुमार नहीं है, ये इन्होंने कर दिया स्टेट वर्सेस यश विदुड़ी, कि हम सरकार आपकी तरफ से लड़ रहे हैं। और कल को जब जमानत हो जाती है, आप आवाज उठाएंगे ना, तो ये कहेंगे सरकार क्या करेगी, आप तारीख पे आए थे, या तारीख पे आके मैंने ही लड़ना था तो आपने अपना नाम ही क्यों दिया? आपने स्टेट वर्सेस क्यों चलाया? आप चलाते हैं ना साईं कुमार वर्सेस साईं की तरफ से, हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम करते हैं जैसे मर्जी करते हैं। आप ये लगाइए, इतना बड़ा हादसा हो गया, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के पास दिल्ली प्रीमियर लीग का उद्घाटन करने का टाइम है, मालवीय नगर में जाके बाहर आने का टाइम है, हर जगह उनको रोडों पे घूमने का टाइम है। क्या एक लड़का जो एक लड़की की इज्जत की लड़ा, हमारा साईं की कोई लड़ाई नहीं थी। हम कहते हैं ना हमारे कंट्री में फीमेल बहुत सेफ नहीं है, ये नहीं है, इसी के आंदोलन हम चला रहे हैं शायद से सभी लोग। और एक लड़की के साथ बदतमीजी होती है और उसका अपोज करते हुए वो लड़का अपनी जान गंवा देता है। ऐसे वीर बच्चे की शहादत के लिए हमारे राजनेताओं के पास समय नहीं है। और कल की डेट में उन्हीं के किसी काउंसलर की रैली होगी 2027 के इलेक्शन में, अमित शाह का दौरा भी हो जाएगा। इसकी सच्चाई है, ये सब अपनी रोटियां सेकते हैं। अपने लिए जब तक आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे, कोई आपकी लड़ाई नहीं।